हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी। आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके के डे 3 के बारे में। और अगर आपने इससे पहले के बाकी के 2 सेट्स को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है। इसमें हम लोग बेसिकली एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्ज़ाम्स के लिए स्टैटिक जीके के बारे में डिस्कशन करते हैं। और चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप इस वीडियो को देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा और बताइएगा कि 30 में से आप कितना स्कोर कर पाते हैं। वीडियो आपको कैसा लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा बात इसके बारे में कर लेते हैं। देखिए, व्हाट्सएप पे डेली ऑनलाइन टेस्ट हमारे द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। रात को 10 बजे और 9:30 बजे 2 टाइमिंग होता है। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती है। अगर आप टेस्ट में जुड़ना चाहते हैं तो आपको 49 रुपये पे करना होता है इस नंबर पर, जो कि गूगल पे या फिर फ़ोनपे, पेटीएम, जिस तरह से आप करना चाहें कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पे व्हाट्सएप करना है, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और ये जो टेस्ट होता है ऑनलाइन मोड में होता है, डेली होता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर इसके बारे में आपको बताऊं तो ये हमारे एप्लीकेशंस पे कोर्सेज लॉन्च हो चुका है, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट आपको डेली बेसिस पे कराई जा रही है। तो अगर आप इसको जोड़ना चाहते हैं, मैथ्स आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी प्राइस 149 है पूरे 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ। एक बार ज्वाइन करना है और जब तक आपका एग्ज़ाम्स नहीं हो जाता तब तक आप इसमें पढ़ सकते हैं। एसआई मेंस और चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए भारतीय बैंक नोटों के मूल्य वर्ग की पहचान करने में मदद के लिए आरबीआई द्वारा लॉन्च किया गया मोबाइल ऐप का नाम क्या है? हाल ही में आरबीआई के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, इन्होंने एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था जो कि दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए उनको नोट पहचानने में हेल्प करने के लिए। तो इसका नाम क्या था? राइट आंसर बनेगा मनी नामक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया था। अगर आपसे पूछ ले कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर इसका फुल फॉर्म होता है। अभी मैंने आपको बताया कि शक्तिकांत दास के द्वारा, तो शक्तिकांत दास आरबीआई के कौन से गवर्नर हैं? तो 25वें नंबर के गवर्नर हैं, ये याद रखिएगा, 25वें गवर्नर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, अगर हम बात करें कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो उस्मान स्मिथ, याद रखिएगा। और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात करें, गवर्नर जनरल नहीं, आरबीआई के गवर्नर की बात की जा रही है। प्रथम आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, आरबीआई का गठन कब हुआ था? 1935 में। 1935 में। अच्छा, इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था, ये भी याद रखेंगे। अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन से राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? गेस करिए। देखिए, यहाँ पे 22 मई की बात करें तो 22 मई जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं और 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि 16 दिसंबर को, याद रखिएगा, 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 16 दिसंबर 1971 को जो बांग्लादेश है वो आज़ाद हुआ। तो यहाँ पे आपको 16 दिसंबर याद रखना है, 16 दिसंबर को विजय दिवस। 14 दिसंबर ही वो दिन है जिसमें हम लोग राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट वन है कि घायलों और युद्ध कैदियों की देखभाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, रेड क्रॉस। रेड क्रॉस, ध्यान रखिएगा, रेड क्रॉस की स्थापना अक्सर पूछा जाता है। तो इसकी स्थापना हुआ था 8 मई 1863 ईस्वी को। ठीक है, 8 मई 1863 ईस्वी को हेनरी ड्यूरेंट के द्वारा। और एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि रेड क्रॉस को कुल कितनी बार अब तक नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है? तो टोटल 3 बार नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। कब कब दिया गया? तो इसको याद रखना है। एक तो 1917 में मिला था, दूसरी बार 1944 में मिला और तीसरी बार 1963 में मिला था। तो ये 3 बार आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक वर्ष रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया भी जाता है। मुंशी प्रेमचंद निम्नलिखित में से किन पुस्तकों के साथ संबंधित हैं? मुंशी प्रेमचंद निम्नलिखित में से किन पुस्तकों के साथ संबंधित हैं? तो ध्यान रखिएगा, सेवा सदन भी उन्हीं के द्वारा लिखा गया, गब्बन और रंगभूमि। जबकि गार्डनर का संबंध रविन्द्रनाथ टैगोर जी के साथ है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3। लावेर कप संबंधित है किस खेल से? लावेर कप का संबंध किस खेल से? लावेर कप का संबंध हो जाता है टेनिस से। ऑप्शन बी, टेनिस। ठीक है, टेनिस करेक्ट होगा। हिडकल परियोजना कर्नाटक में किस नदी पर है? हिडकल परियोजना कर्नाटक में है, ये पहला प्रश्न पूछा जा सकता है। और ये किस नदी पर है? तो घाट प्रभा। घाट प्रभा किसकी सहायक नदी है? ये भी याद रखिएगा, ये कृष्णा की सहायक नदी है। ठीक है, घाट प्रभा कृष्णा की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन बनता है कि सलार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? सलार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है?
तो राइट आंसर बनने का ऑप्शन बी हैदराबाद। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे हैदराबाद। देखिए हैदराबाद से एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता रहता है, स्टैटिक जीके का ये, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है। बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलता रहता है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मार्च के माह में नहीं मनाया जाता है। मार्च के माह में नहीं मनाया जाता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बात करें विश्व उपभोक्ता दिवस तो ये आपका 15 मार्च होता है, जबकि विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च होता है। लेकिन विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें तो ये 5 जून होता है। ठीक है, 5 जून होता है, तो इसे याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, 5 जून। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि विश्व कवि के उपनाम से किसे जाना जाता है या फिर किन्हें जाना जाता है। विश्व कवि, विश्व कवि के नाम से जाना गया रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। सबसे पहले साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई थे ये, ध्यान रखिएगा। 1913 ईस्वी में इनको मिला था गीतांजलि के लिए। इनकी जो रचना थी गीतांजलि के लिए दिया गया था, इसे याद रखना है। अच्छा, विलियम शेक्सपियर के बारे में आपको एक क्वेश्चन बताया था, इनको किस नाम से जाना जाता है, तो वर्ड ऑफ एवन के नाम से इनको जाना जाता है, विलियम शेक्सपियर को। नेक्स्ट वन, और विक्रमादित्य के नाम से चंद्रगुप्त द्वितीय, आपको पता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से फेमस है द्वितीय जो है। निम्नलिखित में से कौन से युग में सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की रचना अरुंधति रॉय ने किया। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस जो है ये किरण देसाई के द्वारा लिखा गया। द नेमसेक झुम्पा लाहिड़ी, ये बिल्कुल सही है। तीनों के तीनों पॉइंट सही है, कोई गलत नहीं है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी सही है। आप लोग यार शेयर नहीं कर रहे हो, बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहे हो यार, ऐसे काम नहीं चलने वाला। शेयर भी किया करिए, सिर्फ पढ़ने से आपको मतलब नहीं है। आप लोग पढ़ा करिए और शेयर भी किया करिए। लाइक तो करते नहीं हो, लाइक भी करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, तभी तो हमें भी अच्छा लगेगा। इस्पात का चौखटा की संख्या किसे दी गई है। इस्पात का चौखटा की संख्या किसे दी गई है, भारतीय नागरिक सेवा। ठीक है, भारतीय नागरिक सेवा का जनक किसे माना था, लॉर्ड कर्नवालिस को माना था। 1793 में इन्होंने स्थायी बंदोबस्त की स्थापना की थी, जो कि लॉर्ड कर्नवालिस के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक माना जाता है, इसे याद रखिएगा। मतदाताओं में जागरूकता लाने के उद्देश्य से चुनाव आयोग ने निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस घोषित किया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो ये प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन डी को टिक करेंगे, 25 जनवरी। और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी होता है 25 जनवरी को, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, आप नीचे कमेंट करके बताइए कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट करके बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है। देखिए एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है, अभ्यारण्य है, दूसरी तरफ उससे संबंधित राज्य दिया गया। तो यहाँ पे देखिए सभी को अगर मैच करें तो मानस असम में बिल्कुल सही, रणथंभौर राजस्थान में, और सिमलीपाल उड़ीसा बिल्कुल सही है। लेकिन गलत यहाँ पे बांदीपुर जो है ये कर्नाटक में, ना कि तमिलनाडु में। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, कर्नाटक यहाँ पे सही होना चाहिए था। नेक्स्ट वन है कि बेनलेक्स। ठीक है, बेनलेक्स के अंतर्गत कौन कौन से राष्ट्र आते हैं। बेनलेक्स के अंतर्गत कौन कौन से राष्ट्र आते हैं, तो 3 देशों के समूह को बेनलेक्स कहा जाता है। और ये 3 देश कौन कौन से हैं, तो देखिए BENE और LUX का मतलब होता है बेल्जियम, नीदरलैंड्स और लग्जमबर्ग। सी विल बी राइट आंसर, इसे याद रखना है बेनलेक्स। जिस तरह से मैंने आपको बताया था क्या बताया था, अफ्रीका के जो 4 कंट्रीज़ को मिला करके कहा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, उसी तरह से यहाँ पे बेनलेक्स है। ठीक है, विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। पशुपतिनाथ मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है, ये काठमांडू में, नेपाल की राजधानी काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर। ये भी कमेंट करके बताइएगा कि विश्व विरासत दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, वर्ल्ड हेरिटेज डे प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया था। पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया था, 1974, 18 मई, ये भी याद रखिएगा 18 मई 1974। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, कैलाश पर्वत को हिलाता रावण भारतीय मूर्तिकला की उत्कृष्ट कृतियाँ में से एक है जो यहाँ पाई गई है। यानी कैलाश पर्वत को हिलाता रावण, ये जो मूर्ति है, कलाकृति है, ये कहाँ आपको देखने को मिलेगा, एलोरा गुफा में। ऑप्शन सी, एलोरा गुफा में। नेक्स्ट वन है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। बताइए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है।
जनगणना 2011 के अनुसार भारत के 3 राज्य हैं जिसमें महिला का औसत जो कि कम है, बिल्कुल सही है। जनगणना 2011 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश की राज्य की जो जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, ये भी बिल्कुल सही है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का होता है, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का होता है। जनगणना 2011 के अनुसार लक्षद्वीप की साक्षरता अधिक केंद्र शासित प्रदेशों में है, ये बिल्कुल सही है। दर जो कि केंद्र शासित दर सबसे अधिक है, तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कोई भी असत्य नहीं है, इसलिए ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। इनमें से कोई नहीं, सभी के सभी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वन क्या बनता है कि निम्नलिखित में से किस धार्मिक परंपरा का कौन सा स्थान भारत में नहीं है। निम्नलिखित में से किस धार्मिक परंपरा का कौन सा स्थान भारत में नहीं है। तो इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको बताया था। देखिए, जो नांदेड़ है वो महाराष्ट्र में पड़ता है, केसगढ़ का संबंध पंजाब से हो जाता है, और ये जो पाउटा साहिब है, पाउटा साहिब हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, इसे याद रखिएगा। जबकि ननकाना साहिब पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में यानी भारत में नहीं है, इस वजह से ऑप्शन हम डी को यहाँ पे टिक करके आगे बढ़ेंगे। विजय घाट किसका समाधि स्थल है। विजय घाट, विजय घाट किसका समाधि स्थल है। तो देखिए, विजय कौन होंगे, बहादुर लोग ही विजय होते हैं, बहादुर लोग ही विजय होते हैं, तो यानी सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। अच्छा, इंदिरा गांधी को कैसे याद रखेंगे। इंदिरा गांधी यानी नारी है, तो नारी शक्ति, शक्ति घाट, ठीक है, नारी शक्ति, शक्ति घाट। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जिसको हम लोग आज राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, तो ध्यान रखिएगा महात्मा गांधी को आज भी राजा की तरह माना जाता है, राष्ट्रपिता यानी राजा की तरह माना जाता है, तो राजघाट, राजघाट इनका है। जबकि राजीव गांधी क्या है, राजीव गांधी वीरभूमि, ठीक है, वीरभूमि। राजीव में भी देखिए वो आ रहा है, तो वीरभूमि आप इस तरह से याद रख सकते हैं। राजीव भूमि राजीव गांधी का संबंध वीरभूमि से है। अगला क्वेश्चन क्या बनता है, वर्ष 2011 में गठित नवीनतम राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है। दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है। कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज होंगे अब खार्तूम में और जुबा में। देखिए, कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको कन्फ्यूजन्स दूर कर देता हूँ। याद रखने के लिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, दक्षिण में से 10 ले लीजिए, और सूडान के लिए 10 ले लीजिए, 10 हो गया। और अब इसको याद रखने के लिए क्या करेंगे, 10 जूता, 10 जूता। किसी को कहते हैं ना कि 10 जूता मारेंगे या 10 जूता, तो ये देखिए हो गया क्लियर। 10 आप कर लो, यानी दक्षिणी सूडान, 10 का मतलब दक्षिणी सूडान की जो राजधानी होगा वो जुब्बा होगा, जबकि सिर्फ और सिर्फ सूडान की राजधानी होता है खार्तूम। तो इसे याद रखिएगा, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन क्या है, सुपर मॉम के नाम से किस प्रसिद्ध खिलाड़ी को जाना जाता है। सुपर मॉम, सुपर मॉम मैरी कॉम, ठीक है, सुपर मॉम मैरी कॉम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है कि निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। कौन गलत तरीके से मैच किया गया बताइए। मैकमोहन रेखा भारत चीन के साथ, रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान के साथ, डुरंड रेखा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के साथ। तो कोई गलत नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, कोई भी गलत नहीं है। नाटो का मुख्यालय कहाँ पे। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि नाटो की स्थापना कहाँ पे की गई थी। नाटो की स्थापना वाशिंगटन में किया गया था, वाशिंगटन में, जबकि इसका मुख्यालय आपका ब्रुसेल्स में पड़ता है, यानी ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, ब्रुसेल्स। गोल क्रांति का संबंध किससे है। गोल क्रांति का संबंध किससे है। गोल क्रांति आलू से संबंधित है, ऑप्शन ए आलू। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, साइंस का क्वेश्चन है। आलू किस कुल के अंतर्गत आता है, कमेंट करिएगा। आलू किस कुल के अंतर्गत आता है। निम्न में से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका के क्षेत्र में स्थित है। तो इससे पहली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत 4 देश आते हैं। 4 देश का नाम भी मैंने आपको बताया था, इरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया और जिबूती, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी, सभी के सभी। याद रखने का ट्रिक क्या था, ई सोमाजी, ठीक है, ई सोमाजी मैंने आपको बताया था। ई का मतलब इरिट्रिया और इथोपिया, और सोमा का मतलब सोमालिया, और जी का मतलब हो गया जिबूती। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत 4 देश आते हैं। चूहा मारने का जहर किस रसायन पदार्थ से बनता है। तो सही आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी, पोटेशियम साइनाइड, ठीक है, पोटेशियम साइनाइड। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया। भारत का संविधान लागू कब हुआ था। भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, 1950 को लागू हुआ, और उस वक्त 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार चलता था, ऑप्शन सी। बुद्धि का केंद्र कौन सा होता है। बुद्धि का केंद्र, बुद्धि के केंद्र को प्रमस्तिष्क के नाम से जानते हैं, ऑप्शन ए प्रमस्तिष्क। लास्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन
खाद्य विषाक्तान द्वारा समानतः कौन सा अंक प्रभावित होता है। आशा करते हैं कि आपने यहाँ पे 30 में से काफ़ी अच्छा स्कोरिंग कर लिया होगा। जो भी आपका स्कोर रहा नीचे कमेंट करके बताइए कि आपने 30 में से कितना स्कोर किया। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। देखिए यहाँ पे सही आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी यकृत। ठीक है, यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और सबसे बड़ी ग्रंथि के साथ इसका वजन आप याद रखेंगे करीब 1.5 से 2 kg के आसपास होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।